कहानी की शुरुआत होती है कैरिबियन से, जहां एक फैमिली अपनी याट पर छुट्टियां मना रही है। माँ जूलिया तैरने के लिए पानी में उतरती है, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसे पानी में कुछ दिखाई तो नहीं देता, इसलिए उसे लगता है कि ये उसका वहम है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वो डर फिर से लौट आता है। अब वो बुरी तरह घबरा जाती है और वापस नाव की तरफ भागने लगती है। अचानक कोई चीज़ उसका पैर खींचती है और वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है। उसकी बेटी कैसी हेडफोन लगाकर अपनी धुन में मस्त है, और पति टॉम और बेटा बेन मछली पकड़ने में इतने बिजी हैं कि उनका ध्यान ही नहीं जाता। जूलिया डूबने से बचने की कोशिश कर रही है और पानी उसके मुंह में जाने लगता है। आखिरकार टॉम को एहसास होता है कि जूलिया काफी देर से नहीं दिख रही। वो पानी में देखता है तो जूलिया उसे खतरे में नजर आती है। वो फौरन याट को उसके पास ले जाता है और पानी में कूदकर उसे बचा लेता है। वो उसे वापस नाव पर ले आते हैं और बच्चे उन्हें ऊपर चढ़ने में मदद करते हैं। जूलिया डरी हुई है, लेकिन वो इस बात को पानी के तेज बहाव का नाम दे देती है। उसी रात वे केक और गिफ्ट्स के साथ बेन का जन्मदिन मनाते हैं। कैसी अपने बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात करने बाहर जाती है, लेकिन तभी वो उसे कुछ भयानक दिखाता है। शहर के ऊपर काले और डरावने बादलों का साया। इससे पहले कि वो कुछ समझा पाता, कॉल कट जाती है। कैसी भागकर परिवार को बताती है, लेकिन टॉम को लगता है कि समंदर के बीच सिग्नल कमजोर होने की वजह से ऐसा हुआ होगा। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और वे वेल मछलियों के एक झुंड को पास से गुजरते हुए देखते हैं। टॉम समझाता है कि वेल मछलियां धरती के मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र के हिसाब से चलती हैं, लेकिन तूफान की वजह से उनका सिस्टम बिगड़ जाता है और वे रास्ता भटककर किनारे की ओर आ जाती हैं। अचानक यॉट को एक जोरदार झटका लगता है और बेन गिर जाता है। नाव के निचले हिस्से को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, ये देखने के लिए टॉम पानी में गोता लगाता है। जब वो वापस ऊपर आता है तो उसके कंधे पर एक गहरा घाव होता है। जूलिया उसके टांके लगाती है और टॉम बताता है कि उसने पानी में किसी बहुत बड़ी चीज को महसूस किया और जब वो पलटा तो प्रोपेलर से उसे चोट लग गई। वो चीज जो भी थी बहुत विशाल थी, लेकिन उसे कुछ दिखा नहीं। खैर, अब उनकी यॉट खराब हो चुकी है और वे समंदर के बीचों बीच फंस गए हैं। जूलिया रेडियो पर मदद मांगने की कोशिश करती है और कैसी फोन में सिग्नल ढूंढती है, पर सब बेकार। तभी कैसी के सामने एक अजीब जीव आता है, लेकिन वो बस बेन था जो मास्क पहनकर उसे डरा रहा था। आखिरकार यॉट का इंजन पूरी तरह दम तोड़ देता है। टॉम बताता है कि उनके पास सिर्फ 4 दिन का खाना पानी है, इसलिए अब उन्हें किसी गुजरती हुई मछली पकड़ने वाली नाव के भरोसे रहना होगा। तभी रडार पर कुछ हलचल होती है। पूरा परिवार बाहर भागता है और देखता है कि आसमान से उल्का पिंडों की बारिश हो रही है, जो पास के समंदर में गिर रहे हैं। 2:18 टॉम इंजन चालू करने की कोशिश करता है, क्योंकि चारों तरफ तबाही मच रही है। डर के मारे सब एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तभी टॉम को एहसास होता है कि ये पत्थर नहीं, बल्कि आसमान से गिरते हुए सैटेलाइट्स हैं। 2:32 यॉट से धुआं निकलने लगता है। इंजन जल चुका है। हवा तेज हो जाती है और अंदर लगा हुआ कंपास पागलों की तरह घूमने लगता है। 2:40 ऊंची लहरें यॉट को खिलौने की तरह उछाल रही हैं। बेन को फिर से चोट लगती है और टॉम सबको लाइफ जैकेट पहनाने के लिए जद्दोजहद करता है। 2:48 पावर कट हो जाती है और जैसे ही टॉम लाइट वापस लाता है, वे देखते हैं कि जूलिया की नाक से खून बह रहा है। जूलिया को चक्कर आने लगते हैं, कैसी उल्टियां कर रही है और रेडियो पूरी तरह बंद हो चुका है। 3-5 तूफान के बीच एक कान फाड़ देने वाली तीखी आवाज गूंजती है। जूलिया दरवाजे बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन एक खिड़की उड़ जाती है। 3:12 कांच टूटने लगते हैं और हर तरफ अंधेरा छा जाता है। टॉम एक फ्लेयर गन चलाता है ताकि कुछ रोशनी हो सके। 3:17 अगली सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो मंजर किसी डरावने सपने जैसा है। वे जिंदा तो हैं, लेकिन नाव पूरी तरह तबाह हो चुकी है। 3:22 जब वे बाहर कदम रखते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। पूरी दुनिया का समंदर गायब हो चुका है। उनकी नाव अब पानी के बजाय एक सूखे रेगिस्तान के बीच खड़ी है। 3:30 वे अभी इस सदमे से उभर भी नहीं पाए थे कि टॉम को पता चलता है कि धरती के पोल्स बदल चुके हैं। ऐसा 7 लाख साल पहले हुआ था। कैसी ये सोचकर टूट जाती है कि उसका बॉयफ्रेंड अब नहीं रहा होगा, और वो अपनी माँ को भी खुद से दूर कर देती है। 3:45 माँ बाप ज़रूरत का सामान इकट्ठा कर रहे होते हैं, तभी बेन अपने जन्मदिन के गुब्बारे एक पत्थर से बांध देता है, इस उम्मीद में कि कोई उन्हें देख ले। 3:54 टॉम का संपर्क रेडियो पर नाव नाम के एक सबमरीन कैप्टन से होता है। उसकी पनडुब्बी भी सूखी जमीन पर फंसी है। नाव कंफर्म करता है कि पोल्स बदलने की वजह से समंदर पीछे हट गया है और शहरों को निगल गया है। वो कहता है कि शायद अब ज्यादा लोग जिंदा नहीं बचे। 4:10
वो अंदाज़ा लगाता है कि 1 हफ्ते में पोल्स फिर से बदलेंगे और पानी उतनी ही तेज़ी से वापस आएगा। वो उन्हें किसी ऊंची जगह या उसकी सबमरीन तक पहुंचने को कहता है, जिसमें 3 लोगों की जगह खाली है। 4:26 जूलिया और टॉम फैसला करते हैं कि वे अपने बच्चों को बचाएंगे। ना उन्हें अपनी लोकेशन बता देता है। वहां पहुंचने में 3 दिन लगेंगे। अगली सुबह जब वे निकल रहे होते हैं तो एक अजीब आदमी हाथ में भाला लिए और अपने भौंकते कुत्ते के साथ वहां पहुंच जाता है। 4:45 टॉम दया दिखाकर उसे पानी देता है, पर वो आदमी अचानक हमला कर देता है। वो टॉम के मुंह पर लात मारता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। 4:54 इससे पहले कि जूलिया कुछ कर पाती, वो सनकी आदमी टॉम के पेट में भाला घोंप देता है और उसका गला रेत देता है। अब वो जूलिया के पीछे पड़ता है। जूलिया किसी तरह बचकर यॉट की तरफ भागती है और बच्चों को छिपा देती है। वो बच्चों को सोफे के अंदर घुसा देती है और उन्हें फ्लेयर गन थमा देती है, जबकि खुद एक चाकू लेकर बाथरूम में छिप जाती है। वो आदमी अंदर घुसकर खाना लूटता है और उन्हें ढूंढने लगता है। जूलिया दीवार के एक छेद से बाहर निकल आती है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन कुत्ता उसे देख लेता है। अपनी जान बचाने के लिए जूलिया को उस कुत्ते को मारना पड़ता है। अपने मरे हुए कुत्ते को देखकर वो आदमी पागल हो जाता है। इसी बीच जूलिया फिर से यार्ड पर चढ़ती है ताकि बच्चों तक पहुंच सके, लेकिन वो आदमी उसे पकड़ लेता है और बेरहमी से पीटने लगता है। वो उसके बाल पकड़कर उसे सोफे पर पटक देता है और उसका गला दबाने लगता है। कैसी अपनी माँ को मरते हुए नहीं देख पाती, वो बाहर निकलती है और उस आदमी पर फ्लेयर गन चला देती है। यार्ड में आग लग जाती है। जूलिया उस आदमी को एक आखिरी लात मारती है, मैप और बैग उठाती है और वे वहां से भाग निकलते हैं। वे रोते हुए टॉम की लाश को आखिरी बार देखते हैं और तभी यार्ड में एक जबरदस्त धमाका होता है। कुछ देर बाद वे एक झरने के पास रुकते हैं। कैसी को लगता है कि उन गुब्बारों की वजह से वो हत्यारा उन तक पहुंचा, पर जूलिया बेन को ढांढस बंधाती है। उन्हें चलते रहना होगा क्योंकि वो आदमी अभी भी उनके पीछे है। रास्ते में उन्हें मरी हुई मछलियां और समंदर का कचरा दिखता है। जूलिया को वो आदमी फिर से पीछा करते हुए दिखता है, तो वे फिर से भागने लगते हैं। वे जहरीले कचरे के ढेर के बीच से होकर निकलते हैं और आखिरकार उसे पीछे छोड़ देते हैं। सफ़र बहुत मुश्किल है। वे मरे हुए समुद्री जीवों और प्लास्टिक के कचरे के बीच से गुजर रहे हैं। बेन प्यास की वजह से ढहने लगता है। जूलिया देखती है कि पानी की बोतल खाली है, क्योंकि कैसी ने उसे ठीक से बंद नहीं किया था। थकान और गुस्से में उनके बीच जोरदार झगड़ा होता है। 7:21 उन्हें क्रैश हुआ प्लेन मिलता है और वे रात वहीं गुजारते हैं। जूलिया को टॉम की जैकेट में परिवार की फोटो मिलती है और वो बच्चों को अपनी प्रेम कहानी सुनाती हैं। 7:46 रात के अंधेरे में जब कैसी बाहर जाती है तो वही सनकी आदमी उसे दबोच लेता है। जूलिया शेरनी की तरह उस पर टूट पड़ती है और चाकू मारकर उसे खत्म कर देती है। 7:53 अगली सुबह वे देखते हैं कि उस आदमी की लाश पर कीड़े रेंग रहे हैं। उन्हें एहसास होता है कि आसपास कोई खतरनाक शिकारी जीव छिपा है। जैसे ही वे वहां से निकलते हैं, उस आदमी के मुंह से केकड़ों का एक झुंड बाहर निकलता है। बहुत ही घिनौना मंजर है। 8:10 प्यासा बेन एक गड्ढे का पानी पीने की कोशिश करता है, पर जूलिया उसे रोक देती है क्योंकि वो पानी जहरीला हो सकता है। 8:15 धूप बहुत तेज है। बेन को चक्कर आने लगते हैं, तो माँ बेटी पुरानी कुर्सियों से एक काम चलाऊ छत बनाती हैं। 8:33 जूलिया की नींद एक अजीब आवाज से खुलती है। वो बाहर देखती है तो हजारों केकड़ों की एक फौज उनकी तरफ बढ़ रही है। 8:41 वे अपनी जान बचाकर एक बड़े मालवाहक जहाज कार्गो शिप की तरफ भागते हैं। वहां 3 लोग जिंदा हैं, पर वे खुद को एक कंटेनर में बंद कर लेते हैं और इस परिवार को बाहर ही छोड़ देते हैं। 8:55 जूलिया बच्चों को कंटेनर की ऊपर चढ़ाती है। तभी केकड़े उसके पैरों को काटना शुरू कर देते हैं। बच्चे अपनी माँ को ऊपर खींच लेते हैं। केकड़े कंटेनर के छेद से अंदर घुस जाते हैं और अंदर छिपे उन लोगों को जिंदा चबा जाते हैं। 9:19 जूलिया अपने घाव पर पट्टी बांधती है और बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक धूल भरे तूफान के बीच खुद को अकेला पाती है। 9:36 वो बच्चों को ढूंढ लेती है और वे एक सुरक्षित कंटेनर में छिप जाते हैं। जूलिया को अपने घावों को जलाने के लिए टॉम के लाइटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये बहुत दर्दनाक है। 9:43 तूफान थमने पर उन्हें पानी की बोतलें और एक रेडियो मिलता है। जूलिया नाव को कॉल करती है। नाव बताता है कि उस पर गहराई के जीवों,
आर्थ्रोपॉड्स ने हमला किया है, जो ऑक्सीजन की वजह से पागल हो गए हैं। 9:58। नाव चेतावनी देता है कि पानी उम्मीद से पहले वापस आ रहा है। वो एक फ्लेयर चलाता है ताकि वे रास्ता देख सकें। आखिरकार उन्हें सबमरीन दिख जाती है, लेकिन रास्ते में चट्टानों का एक पहाड़ है। 10:16। चढ़ते वक्त चट्टानें खिसकने लगती हैं। जूलिया बच्चों को धक्का देकर बचा लेती है, पर खुद एक दीवार के पीछे फंस जाती है। 10:25। वो बच्चों पर चिल्लाती है कि वे उसे छोड़कर आगे बढ़ें। भारी मन से कैसी बेन को लेकर सबमरीन की तरफ भागती है। 10:41। वे सबमरीन के पास पहुंचते हैं, जहां नाव जख्मी हालत में पड़ा है। वो कहता है कि उसका वक्त खत्म हो गया है और वे सबमरीन लेकर निकल जाएं। 10:48। अब एक सीट खाली है तो कैसी अपनी मां को लेने वापस दौड़ती है। 10:55। इधर जूलिया अकेले केकड़ों से लड़ रही है। जब वो हारने वाली होती है, तभी कैसी ऊपर से हाथ बढ़ाकर उसे खींच लेती है। वे दौड़कर सबमरीन तक पहुंचते हैं। बेन ऊपर से कवर फायर देता है और वे सब अंदर घुस जाते हैं। केकड़े नाव के शरीर पर टूट पड़ते हैं। 11:22। जूलिया आखिरी गोली चलाती है और अंदर घुसकर गेट लॉक कर देती है। बाहर खिड़कियों पर केकड़े चिपके हुए हैं। 11:35। तभी समंदर का पानी तेज रफ्तार से वापस आता है। सबमरीन किसी गेंद की तरह पानी में गोते खाने लगती है। 11:44। वही तेज आवाज फिर से सुनाई देती है और सब बेहोश हो जाते हैं। 11:51। कुछ समय बाद उनकी आंख खुलती है। वे गेट खोलकर बाहर देखते हैं तो सबमरीन एक तबाह हो चुके शहर में पहुंच गई है। 11:59। इसका मतलब अब जिंदा बचने और दुनिया को फिर से बसाने की उम्मीद है। लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।